चलो हम लोग कक्षाएं अपने स्टार्ट करते हैं आज की। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया गया है? संसद के बारे में दो चीज आप लोगों को बता दिया गया है। संसद क्या होता है, एक नंबर बात, संसद का कितना अंग होता है, रिमाइंड कीजिए। 3 अंग। कौन कौन सा? ठीक है, ये 3 होता है। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा को सबसे पहले कब गठन किया गया था? आजाद, देश आजाद होने के बाद 3 अगस्त 1952 को। तो राज्यसभा ब्रिटिश टाइम में किस नाम से जाना जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा कब कर दिया गया? 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट से नाम बदल के राज्यसभा कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष। नहीं बताया गया है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था अगला कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? आर्टिकल 79 के तहत किया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 80। और फिर लोकसभा का 81 के तहत किया गया था। इतनी बेसिक आइडियाज। इसके बाद आपको बताया गया था कि जो राज्यसभा का सदस्य बनता है उसकी मासिक सैलरी कितनी होती है? 1 लाख होती है। और उनका पेंशन भत्ता कितना मिलता है हर महीने का? 25,000। चलो अब आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये है लोकसभा। तो लोकसभा जानने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा 242, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? 250। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। लोकसभा में कितना सदस्य को? 2। वो क्या होता है? एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, अब हम लोग लोकसभा के बारे में आए तो लोकसभा का स्ट्रक्चर देखिए। ये करंट में लोकसभा का हमारा ही स्ट्रक्चर है। वर्तमान में जो लोकसभा दिखेगा आपको इसी प्रकार दिखेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब लोकसभा के बारे में जानेंगे क्रमबद्ध तरीका से। जिसे पहले लिखा हुआ है लोकसभा की संरचना। ठीक है, कंपोजिशंस ऑफ हाउस ऑफ पीपल। देखिए इसका नाम में ही काम छिपा हुआ है। जैसे आपको बताया गया था कि लोकसभा का मतलब क्या होता है? जनता का प्रतिनिधि, है ना? बताया गया था मतलब जनता की जो समस्याएं होती है उस समस्याओं को जाकर के संसद में जो रखते हैं वो कहां पर रखा जाता है? लोकसभा में। और राज्यसभा के बारे में क्या होता है? राज्य का प्रतिनिधि, वो राज्य की समस्याओं को जाकर के जहां पर रखते हैं वो राज्यसभा होती है। यही बताया गया था। तो ना पहला जो होता है आपका लिखा हुआ देखिए, संविधान के अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन किया गया है? लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है कि लोकसभा क्या होगा, कार्यकाली कैसे होगी, काम कैसे चलेगा, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है टोटल? 550 पहले। ठीक है, 550 और जिसमें से आपका 2 एंग्लो इंडियन शामिल हुआ तो टोटल कितना हो गया? 552। इसीलिए यहां पर 552 लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एंग्लो इंडियन शामिल है। समझ बात? अब आइए, अब जब लोकसभा में जब आपके मेंबर्स चुन के जाते हैं तो 2 जगह से चुन के जाएंगे। क्योंकि हमारा जो भारत का जो बक्सा है, राज्य जो है 2 तरीके से विभाजित किया गया है, एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो राज्यसभा जो राज्य के द्वारा चुन के जाएंगे उसे कितने होंगे टोटल मेंबर्स? अधिकतम होंगे 530 मेंबर्स जाएंगे। और जो यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चुन के जाएंगे उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 20। तो 530 और प्लस 20 तो जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 550 और 2 एंग्लो इंडियन, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 552। तो इसका मतलब अधिकतम जो संख्या जो होती है लोकसभा में अनुच्छेद 81 के तहत वो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 552। लेकिन अब इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है? एंग्लो इंडियन का जो था माने चुन के जाने वाला उसको सदस्य खत्म कर दी गई है, जिसमें अब 550 ही रहेंगे। जो आगे देखिएगा, देखिए
यही लिखा गया आपका, जो अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि प्रतीत होगा तो दो उसको सिलेक्ट कर सकते थे। किस आर्टिकल के तहत? 331। तो एंग्लो इंडियन के बारे में बता दिए थे ना, क्या होता है, जब देश आजाद होने से पहले भी तो यहाँ पर फॉरेनर विदेशी लोग रहा करते थे, तो यहाँ की जो भारतीय महिलाएं होती थी उनसे विवाह कर लेते थे, तो उनकी जो संतानें रही यहीं पर आके बस गए, उसी को कहा जाता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, आधा इंडियन आधा फॉरेनर, उसी हुआ एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो वो अब जाकर के उसी को जो अभी हम बताएं कि देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, 530 कहां से चुन के जाएंगे? राज्य से। कहां से चुन के जाएंगे? राज्य से। 20 कहां से चुन के जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से। 20 कहां से चुन के जाएंगे? प्रदेश से। और 2 कहां से सिलेक्टेड होंगे? एंग्लो इंडियन, जो किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राष्ट्रपति को अगर उनकी आवश्यकता पड़ी कि नहीं 2 सदस्य चाहिए, तो वो आप राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। तो देखिए उसी में संशोधन किया गया 2 एंग्लो इंडियन के बारे में। बोला गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2020 में पारित किया गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय सीटों की आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब जो 2 एक्स्ट्रा चुना जाता था, इसकी बाध्यता को खत्म कर दी गई। वो किस अधिनियम के तहत? 104 अधिनियम के तहत। और वो अधिनियम कब पारित किया गया था? 2020 में। 2020 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा 2 जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे वो मान्यता खत्म कर दी गई। मतलब अब वर्तमान में अगर लोकसभा के सदस्य की संख्या होगी तो कितनी बन पाएगी? 550 ही रहेगी। समझ में आई बात? आइए अगला स्टेप में देखिए। अगला स्टेप में जैसे कि आपको राज्यसभा के बारे में बताया गया था, लोकसभा के बारे में बताया गया था, ठीक है, तो क्या कहा गया था कि किसी भी राज्य की चाहे लोकसभा की सीट हो चाहे राज्यसभा की सीट हो, वहां की जनसंख्या पर निर्भर करता है। वहां जनसंख्या किस अनुपात में है, उसी अनुपात में डिसाइड होता था कि वहां लोकसभा का सीट बढ़ना चाहिए, राज्यसभा का सीट बढ़ना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार हमारे झारखंड प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 2 है। और लोकसभा का कितना है? लोकसभा के सीटों की संख्या झारखंड में कितना? 14 है। और सबसे छोटा लोकसभा सीट चतरड़ है। सबसे छोटा लोकसभा सीट। ठीक है, आइए तो वही लिखा गया था आपका। देखिए पहला लाइन में वही लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का निर्धारण किया जाएगा और राज्यसभा में लोकसभा की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में। इसका मतलब समझिए, मतलब हमारे संविधान में एक सिस्टम बना हुआ है कि सपोज दैट कि जैसे झारखंड चाहे बड़ा हो छोटा कोई मैटर नहीं है, अगर यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि नहीं हर 2 लाख पर एक संसदीय सीट होना चाहिए, तो अगर यूपी में भी चले जाएंगे तो वहीं 2 लाख पर सिस्टम बना हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 लाख पर बना दे वहां 5 लाख पर जनसंख्या, नहीं। तो जहां पर एक सिस्टम बना हुआ है कि जनसंख्या का जो अनुपात होगा वो सभी राज्य में समान होना चाहिए, उसी के अनुपात के आधार पर लोकसभा की सीटों का संख्या का विभाजित होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं होता है जनसंख्या की वहां ज्यादा है तो कम मिलेगा, नहीं, सब एक जगह। यहां पर 2 लाख पर हो रहा है तो अदर स्टेट में भी 2 लाख पर चलेगा। कौन से समझ में आई बात? यही बात लिखा गया है कि उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में लगभग एक समान होता है, ये नहीं कि अलग अलग अनुपात में चलेगा। समझ में आई बात? देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा, पहले समझ लीजिए बात को, कि जब लोकसभा जाते हैं तो लोकसभा का संचालन करने के लिए वहां व्यक्ति कितना ही है, तो इसमें क्या होता है? अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है, तभी तो वो सांसद वहां पर बात रखते हैं जिसकी वो सुनवाई होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, देखिए लिखा गया है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? जी.बी. मावलंकर, जिसका नाम है पूरा गणेश वासुदेव मावलंकर। समझ में आई बात? गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जी फॉर गणेश, वी फॉर वासुदेव और एम फॉर मावलंकर। ठीक है, और उपाध्यक्ष का नाम नहीं भूलिएगा, अनंत सेनम। क्या उपाध्यक्ष का नाम क्या है? फिर से बोलिए, उपाध्यक्ष का नाम। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष का नाम? समझ में आई बात? पहला व्यक्ति का नाम कभी नहीं भूलना है। तो लोकसभा के प्रथम व्यक्ति का नाम क्या थे?
पीवी मावलंकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनंत सैनम। समझ में आई बात? उसके बाद लोकसभा का जो प्रथम कार्यकाल के बारे में जानेंगे। तो लोकसभा का जो होता है प्रथम कार्यकाल जो कब स्टार्ट हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में। और कब तक चला था? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितने साल की होती है? 5 साल की होती है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पीरियड जो चलेगा 5 साल तक चलेगा। तो लमसम देखिए वही है 52 से 57। समझ में आई बात? तो पूछा जाएगा आपका कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक चला था? बोलिए। 17 अप्रैल। तो लोकसभा का जो कार्यकाल चला था वो चला था आपका 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक चला था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, देखिए हर जगह विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को अगर संतुलन चलाना है तो वहां पर पक्ष और विपक्ष का होना जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा? वहां राजतंत्र लागू हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बनेगा हमारा। क्यों? राजतंत्र मतलब क्या? जो राजा आदेश देता था प्रजा को मानना पड़ता था, कोई इसका विरोध नहीं करते थे। लेकिन हम लोग जो रहते हैं वो लोकतंत्र में रहते हैं। तो लोकतंत्र में जहां पक्ष होगा वहां विपक्ष का होना चाहिए। मतलब अगर कोई गलत कह रहा है तो उसका विरोध करने वाला भी चाहिए। तो इसीलिए हर लोकतांत्रिक में पक्ष और विपक्ष दो खेमा होता है। तो हमारे भारतीय संसद में बनाया गया है कि अगर कोई भी विपक्ष का बनना है तो उसके लिए कितने संसद का बहुमत होना चाहिए? कम से कम 55 सदस्य वाला दल होगा तो वही दल हमारे संसद में विपक्ष का भूमिका निभा सकता है। कितना सदस्य का बहुमत होना चाहिए? 55 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। मतलब अगर कोई पार्टी विपक्ष में बैठता है तो संसद में उसका 55 मेंबर्स होना चाहिए, तभी वो विपक्ष बन सकता है। समझ में आई बात? तो ये हम लोग ने पढ़ा संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में। तो वर्तमान में संसद का लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? ओम बिरला है। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। समझ में आई बात? और उपाध्यक्ष नहीं है वर्तमान में। अब बोलेंगे सर ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होता है? अध्यक्ष लोकसभा का वो होता है जब लोकसभा का जब चुनाव होता है तो जितने भी सदस्य होते हैं उसी सदस्य के द्वारा एक मनोनीत सदस्य को चुना जाता है, जिसको हम लोग अध्यक्ष कहते हैं। और उपाध्यक्ष जो होता है लोकसभा में जो बहुमत पार्टी होती है उसके द्वारा नहीं चुना जाता है, विपक्ष के जो होते हैं मेंबर बैठते हैं उसके द्वारा चुना जाता है। तो विपक्ष तो हमारा बना नहीं। कौन थे पहले? अभी जो होते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन बना हुआ है? लोकसभा में बोलते कहां पर? कौन था? साउथ के थे जिसका नाम अभी भूल रहे हैं। ठीक है, तो अभी विपक्ष का नेता मतलब इतना याद रखिए कि उपाध्यक्ष का पोस्ट दो। अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? 16वां की 17वां? 16वां नहीं 17वां चल रहा है। अभी जो चल रहा हमारा लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रही है। 16वां तक तो थे, 17वां में नहीं बना हुआ है। तो ठीक है, चलिए रिमाइंड कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पहला लास्ट टाइम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बोलिए। मावलंकर। उपाध्यक्ष अनंत सेनम। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष का नाम ओम बिरला, नहीं भूलिएगा। ठीक है, विपक्ष में लोकसभा में अगर विपक्ष का मेंबर बनना है तो उसके कम से कम कितने सदस्य का वोटिंग चाहिए? 55। ठीक है, चलो आगे आइए। अब देखिए लोकसभा का जब हम लोग बेसिक आइडिया लिए तो अब उसमें क्या होता है, उसका कार्यकाली किस तरह से वो काम करता है उसके बारे में चलेंगे। तो देखो लोकसभा जो होता है उच्च सदन होता है कि निम्न सदन? निम्न सदन। उच्च सदन का कौन होता है? राज्यसभा होता है। और प्रथम सत्र बोलेंगे तो वो लोकसभा होता है। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है लोकसभा के सभापति के काम करने के लिए एक अध्यक्ष होता है और लोकसभा जो होता है अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र 2 सदस्यों का चुनाव करता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का। तो जैसे अभी हमारा जो लोकसभा का कार्य चल रहा है उसमें हमारे अध्यक्ष कौन बने हैं?
ओम बिरला बने हैं। और उपाध्यक्ष जो हमारा पोस्ट खाली है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 93। मतलब संविधान के अनुच्छेद 93 में जो बता, हाँ बोल, हाँ क्या वर्तमान में नहीं है? देख लीजिए, थंबी दुरई थी 16वीं लोकसभा के, देखो फिर से देखिए, फिर से देखो, थंबी दुरई है जो 16वीं लोकसभा, जिनका कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2019 में समाप्त हो गया उनका कार्यकाल। अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी कौन सा चल रहा? 17वीं लोकसभा, और उनका कार्यकाल 16वीं। जब हमारी 16वीं लोकसभा भंग हो गई, उस समय थी थंबी दुरई लोकसभा के उपाध्यक्ष का। फिर उसके बाद जो हमारा 17वीं लोकसभा जब चली 19 के बाद से, तब उसके बाद उपाध्यक्ष का पद खाली है, लोकसभा का पद ही बना हुआ है जो है ओम बिरला। समझ में आई बात? गलत नहीं चलेगा, पूरा एनालिसिस पढ़ रहे हैं आप हमसे, गलत का तो कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, इसलिए उपाध्यक्ष तो विपक्ष का है ही नहीं, मेंबर्स उतना। ठीक है, ठीक है, जहां होगा बताइएगा, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आप तो रिसर्च चालू हो गया, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर चढ़ चुकी है, अब टेंशन ना लो। साहब के पसीना भी छूटे लगा, अब जीके वाला टीचर की जी में पढ़ावे लग गए, जीके जीएस, हालत खराब हो गया सबके, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं ना पढ़ाता था, सब लिखा रहे चल रहे। चलिए आइए, उसके बाद जैसे आपको बता दिया गया है कि हमारे लोकसभा में संसद की संख्या टोटल कितनी है? 550। लेकिन था पहले कितना था? 552। किस अधिनियम के तहत आपका एंग्लो जो 2 राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे खत्म कर दिए गए? 104 संविधान संशोधन जो किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। और वो संशोधन कब पारित किया गया था? 2020। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2020 में पारित किया गया था। तो देखिए वही सब लिखा हुआ है आपका। बोला गया मूल संविधान जिस समय होना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस समय हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 थी। कितनी थी? 500। जिस समय हमारा संविधान तैयार हुआ था उस समय बताया गया था लोकसभा में संविधान की सदस्यों की संख्या 500 होगी, जिसे आगे बढ़ा करके कितना अधिकतम कर दिया गया था? 550 अधिकतम कर दिया गया। और इसमें आपको बताया गया है कि जो संसद में चुन के जाते हैं तो 2 जगह से जाते हैं, एक राज्य से और एक केंद्र शासित जगह से। तो राज्य से चुन के जाते हैं उसमें टोटल कितना होता है सीट? 530। और जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी से जो चुन के जाएंगे वो कितने होंगे? 20। ठीक है, वही लिखा गया है। तो इसमें अधिकतम जो होता है 530 सदस्य राज्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। जैसे हजारीबाग, हजारीबाग के अभी सांसद कौन है? जयंत सिन्हा। अपना जगह के बारे में नहीं जानते तब तो दिक्कतें हैं। अरे तो आप चुना, ये भी बोले सांसद, बताओ आप अपने जगह के बारे में नहीं जाने तो सोचिए कहाँ है आप लोग का जी के। जय हिंद जय भारत। ठीक है, और विधायक मनीष जायसवाल। तो आपको पता था राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कौन मतदान करता है? विधायक मतदान करता है। कल इतना समझाए नहीं समझ में? कोई भी राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसे विधायक का बहुमत होना चाहिए, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो वही बताया गया था कि जो वर्तमान में 550 है उसमें से राज्य द्वारा सिलेक्ट होकर के जाएंगे। उसमें हजारीबाग भी एक जगह है। कितना मेंबर होंगे? 530। और जो आपका बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कितने सिलेक्ट होके जाते हैं? 20। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसी तरह का कार्यकाल चलता है। देखो जैसे बताया गया था टोटल सिलेक्शन आपका है कितना बताया गया था? 550। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी बता दी गई है? 543। तो 2 काहे उड़ गया? क्योंकि मान्यता एंग्लो इंडियन का समाप्त कर दिया गया। इसलिए तो कितना होती है अगर एंग्लो इंडियन भी शामिल रहते तो? 45। देखिए जिसमें से 524 सदस्य जो सिलेक्ट करके जाएंगे वो कितने राज्य से? 28 राज्य से सिलेक्ट होकर के जाएंगे। और उसमें 9 जो होंगे सदस्य वो कहां से? 8 केंद्र शासित प्रदेश से। तो हमारे देश में, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। ये भी पता होना चाहिए, हमारे देश में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो 28 राज्य में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट किस राज्य में आपका है? उत्तर प्रदेश में। कितना है उत्तर प्रदेश में? 80। उसके बाद कितना है?
कितना है आपका 48। राज्यसभा में भी यही कंडीशन है। तो राज्यसभा में राज्यसभा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 और महाराष्ट्र में 19 और लोकसभा की सीट की संख्या 80। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा हमारे देश में सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र माने संसदीय सीटों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। कितना है? 80। और दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कितना है? 48। उसके बाद जिस प्रकार हमारा ये याद रखेंगे उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सबका लिखा हुआ है। सबसे कम यहाँ पर आपका जो सीट आएगा ये तो देगा, इसको जब पढ़ाएंगे ना, अगर ये चल रहा आपका रिकॉर्डेड में चल रहा तो हट जाने के बाद स्क्रीनशॉट वहां ले लो। इसको अभी लॉक नहीं किए, अभी सब सुविधाएं एकदम फ्री चल रही, फ्री आनंद एकदम उठाइए। अभी अब पूरा पढ़िए एक सेशन पूरा कि अगली बार जेपीएससी आए तो पक्का फॉर्म भरिए। जितना लिखाएंगे उससे ज्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव में भी नहीं लिखना पड़ेगा। अब पेपर एकदम सिलेक्ट किए पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री, गर्ल्स लोग का LSW एकदम तुरंत ज्वाइनिंग, आप टेंशन ना लो। तो समझ में आई बात। तो जब आपका जो होगा सदस्यों की संख्या की बात करेगी तो देखो एक एक सदस्य कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए देता है कि सबसे कम संसदीय सीट किस राज्य में है। राज्य से, केंद्र शासित नहीं। तो राज्य से देखिए कहां कहां आपका, सिक्किम में, नागालैंड और मिजोरम, ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है हमारा। तो यहीं पर आपका है, सिक्किम में एक है, नागालैंड में एक और मिजोरम में एक। याद रखिए क्योंकि क्या होगा आपका मिजोरम दे देगा और इधर का दे देगा ऑप्शन, तो बोलेगा सबसे कम संसदीय क्षेत्र संसदीय सीट किस राज्य में है, तो वहां याद रहेगा तब। तो मान लीजिए दे दिया मिजोरम दे दिया, तमिलनाडु दे दिया, महाराष्ट्र दे दिया, तो आपको याद रहेगा तभी तो बोलिएगा किसमें था। ठीक है, तो एक में 3 याद रखिएगा, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, ये राज्य है। तो हमारे राज्य में कितना, देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। समझ में आई बात। चलिए आगे देखिए अब यहां पर क्या क्या जहां दिया हुआ है, संघ क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य जो आपके जाते हैं तो दिल्ली में सबसे अधिक है, कितना है? 7 है आपके, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव और नगर हवेली 2, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एक छुट्टा होगा नीचे में, लक्षद्वीप में भी 1 है। केंद्र शासित प्रदेश है ये ना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या कहां से है? दिल्ली में, नहीं भूलेगा। और राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश, कितना? 80। इतना जल्दी नहीं भुलाइए, एकाग्रता रहिए। आइए इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। अब जब यहां पर बातें आए तो देखिए जैसे हमारा देश से है कुछ कास्ट वाइज डिवाइड किया गया है, जनरल, SC, ST, OBC। तो हमारे संविधान में क्या किया गया है, इन लोगों की सीटों को भी कुछ आरक्षित किया गया है। आरक्षित इसलिए किया गया, संविधान बनाते समय निर्णय किया गया कि उन लोगों को भी मतलब उसमें आके भूमिका अदा करना चाहिए। नहीं तो जैसे हम लोग जानते हैं कि राजतंत्र में कुछ अलग सिस्टम से हमारा चल रहा था देश, तो उस राजतंत्र में जिस समय चल रही थी तो वो व्यवस्था ना रहे, इसीलिए जब हमारा लोकतंत्र संविधान के निर्माण आया तो इसीलिए सभी वर्ग के लिए वो संसद में जगह दी गई कि वो अपने अपने वर्ग के बारे में भी, उसकी समस्याओं के बारे में भी अच्छी तरीका से बता सके। तो इसीलिए हमारे संसद में समय समय के लिए क्या हुआ था, SC, ST, OBC, जनरल का सीट को डिवाइड किया गया था, जो बोला गया था कि समय अंतराल 10-10 वर्ष तक बढ़ाया जाए, हर 10 साल के लिए। ठीक है, लेकिन इसे क्या हुआ, जब दरकार पड़ रही है, जैसे इसको बोला था 10 साल के लिए बढ़ाने के लिए, लेकिन जब वो फुलफिल नहीं होगी समस्याएं ऐसी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, तो वो क्रम अभी तक बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहा गया, देखिए बोला गया नए परिसीमन मतलब नए जनसंख्या गणना के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की सीटों की संख्या कितना बताया गया है पूरे देश में। तो टोटल हमारा सीट कितना है, लोकसभा की सीटों की संख्या टोटल कितना, 543, 2 खत्म हो गया है। तो उसमें से 84 सीट किसके लिए रिजर्व रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए। ये पूरा सीट का, ऐसा नहीं कि एक राज्य में, पूरा देश में ये बढ़ जाएगा। हर देश में ये पूरा जब चुन करके जाएंगे तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट उनके लिए फिक्स रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट को आरक्षित किया गया है,
47 सीट को अभी रिजर्व रखा गया है। और किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? 330, मतलब अनुच्छेद 330 के तहत बताया गया है कि हमारी संसद में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या कितनी बताई गई है? 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना? 47। रहे कौन अनुच्छेद के तहत? 330 अनुच्छेद के तहत। समझ में रहेगी बात? चलिए, उसके बाद देखिए क्या जो हम बोले वही बात नीचे लिखा हुआ है। बोला गया है 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने की गई है। मतलब अभी जो सीट अभी चल रहा है कौन सा? 2024, तो 25 में भी नहीं बदलेगा, 26 में भी नहीं बदलेगा। जो इनकी सीट की संख्या है वो यही रहेगा। ये नियम कब लाया गया था? 2001 में हमारा 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो सीटों की संख्या जो बढ़ाई गई थी, बनाई गई थी, उसमें अब कोई भी फेरबदल नहीं किया गया। 2001 से लेकर 2000 कितना तक? 26 तक वही रहेगा। 2026 के बाद अगर जरूरत पड़ी तब अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। समझ में आए? क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि क्या कि अगर अनुसूचित जनजाति और जाति की संख्या का परिसीमन जो किया जाएगा, उनका आकलन जो किया जाएगा, वो हर 10-10 वर्ष के बाद किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ा तो घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो अभी हमारा 2026 तक तो फिक्स कर दिया गया है, तो यहां पर भी कोई घटेगा ना बढ़ेगा। तो ये कंफर्म आप रहिए। तो वर्तमान में जो होगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की सीटों की संख्या कितना है? 84। और जनजाति का 47, ठीक है, 47। आइए, उसके बाद ये आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग हर संसदीय क्षेत्र में जिसके 18 वर्ष की आयु होती है तो मत देने का अधिकारी है। ठीक है, तो जब मत देने का अधिकारी है तो हमारे संविधान में बनाया गया था। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद में बताया संशोधन में किया गया था? 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन जो कब पारित किया गया था? 1989 में। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा, एडल्ट माना जाएगा, मैच्योर्ड की। अब वो है, उसकी बुद्धि प्रखर है, वो अब जान सकता है देश दुनिया क्या है, कैसे वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो पहले 21 साल था। जब आप 21 साल के आयु के होते थे तब आप वोटिंग करते थे, लेकिन उसे घटा करके 18 साल कर दिया। समझ गए? तो आप लोग खुश? हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जन जुड़ जाएगा तो एसटी हो गया। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अब जो होता है कि संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की आयु से वोट देने का मत मिला। कब? 61वें संविधान संशोधन। बच्चा, कौन सा संविधान संशोधन? ये कब लागू किया गया था? 1989 में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जानिए, ये मिलेगा कहीं नहीं जो ज्ञान दे। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो अब दो तरह का क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर ये गुप्त मतदान होता क्या है? दिमाग में होता है, क्या होता है गुप्त मतदान? चोरी से डाल देना। गुप्त मतदान मतलब उसको गुप्त से पैसा दे देना नहीं। हमारे जो संविधान में दो तरह के मतदान की व्यवस्था की गई है। हाँ बोलो, गुप्त हिंदी में लिखा हुआ है ना गुप्त। एक गुप्त मतदान और एक होता है खुला मतदान। ठीक है, गुप्त मतदान जो होता है वो सारे संसदीय विधानसभा के चुनाव में होता है, लेकिन खुला मतदान जो होता है वो केवल राज्यसभा के चुनाव में होता है। ठीक है, कल जो बताए थे ना, तो खुला गुप्त मतदान मतलब हम लोग बैलेट में, मतलब ऐसी मतदान जो हमारी वोटिंग को केवल हम जान सके, कोई दूसरा कोई नहीं जान सकता है कि हम किस पार्टी के पक्ष में क्या वोट दिए हैं।
समझ में आए? इसीलिए बैलेट पेपर भी जब रहता था तो क्या होता था, फोल्ड करके जाते थे, एक काउंटर रहता था, एकदम घेरा रहता था, वहां पर मोहर मारते थे, जाते थे। अच्छा अभी तो 18 साल के हुए ही नहीं है, गए भी है, तो जो हो गए वो जानते ही बात को। और अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी जब जहां काउंटर रखा रहता है, देखो उसको घेर दिया जाता है। मतलब आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो आपको अलावा कोई दूसरा नहीं जान सके। उसी मतदान को कहा जाता है गुप्त मतदान। और खुला मतदान जो होता है वो राज्यसभा के सदस्य को सिलेक्शन के लिए दिया जाता है। उस खुला मतदान का ये है कि उसमें क्या होता है कि आप वोट देने जाइएगा तो आप सपोज ले रहे एक्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, दो तरह का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्स पार्टी है और एक वाई पार्टी है। तो आप अगर एक्स पार्टी का सदस्य है तो आपके भी पार्टी तो राज्यसभा के सदस्य के लिए खड़ा है। तो एक्स पार्टी जिसको वो चुनाव का प्रतिनिधित्व वहां पर दो मेंबर को रखता है, तो दो मेंबर का रखता है, तो आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं अपना पार्टी को दिखाना पड़ेगा। हाँ, क्यों किया जाएगा, इसीलिए किया गया ये कि कहने का मतलब आप एक्स पार्टी से तो कहीं वाई पार्टी वाला को वोट तो नहीं ना दे दे रहे। समझ में आ रही ना, आपको दे दिया पूरा पैसा, एक्स वाला दे दिया, वाई वाला दे दिया एक्स को पूरा पैसा कि राज्यसभा का हम सदस्य बनने जा रहे हैं, हमको वोट दे देना। तो आप रहिएगा किस पार्टी का और दीजिएगा किस दूसरे पार्टी को, नहीं। इसीलिए वहां पर आप अगर राज्यसभा विधायक जो रहेंगे उसको दिखाना पड़ता है, देखिए हम आप ही का है, ठीक है, हम जा रहे हैं। केवल वो अपना मेंबर को, वाई वाला मेंबर को नहीं दिखाएगा, केवल जो सपोज करो एक्स मेंबर में क्या है, ए बी सी, ये तीन आदमी वोट करने जा रहा, तो ये ए जाएगा तो दिखाएगा देखिए हम एक्से वाला अपने ही पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं, दूसरा वाला को नहीं देने जा रहे हैं, ठीक, केवल इसी को दिखाएगा और बैलेट में डाल देगा वो। सहमाई बात। इसीलिए इसको कहते हैं खुला मतदान। और खुला मतदान की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में होती है और गुप्त मतदान की प्रक्रिया राज्यसभा के अलावा सभी में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायती राज्य चुनाव हो, किसी भी चुनाव हो, वहां सभी जगह गुप्त मतदान की प्रक्रिया होती है। केवल आपका राज्यसभा की सदस्यता का जब चुनाव होगा तब वहां पर आपका गुप्त का खुला मतदान होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो गुप्त मतदान क्या होता है, खुला मतदान। चलिए आगे इसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, देखिए ये जो आगे लिखा गया है, देखिए राज्य वर्ग के अनुपात में वही सेम कहानी है। हमारे जो राज्यसभा का मेंबर या आपका लोकसभा के जो सदस्य बनेंगे वहां की जनसंख्या के अनुसार बांटा जाता है सदस्यों का। वही लिखा गया है लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार जनसंख्या का अनुपात आरक्षण के प्रावधान किया गया है। वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 330 और 300। बोल नहीं रहा का है, भूख प्यास लग गया है। उधर तो आवाज नहीं आता, जब इधर देखते तो इधर बोलता है, उधर देखते तो उधर बोलता है, मतलब दो भाग में बटा हुआ है ना। इधर नहीं देखते इसलिए इधर नहीं बोलता है। बोलिए, देखो पहले ही बोले कि देखो जीके एक ऐसा चीज पेपर है कि जब तक अगर यहाँ नहीं मुंह खोलिएगा तो घर में क्या पढ़िएगा। और अब तो डिजिटल जमाना है तो आपको इसीलिए लिखवाने का प्रैक्टिस करें कि कम से कम लिखिएगा तभी समझिएगा, ठीक है। नहीं तो मेरे पास पीडीएफ है, तुरंत पीडीएफ दे देंगे ना तो तुरंत कॉपी पेस्ट मारो सीट छाप लिए, कहा लिख रहे पता नहीं, लिख रहे हैं। तो चलिए, जिस प्रकार आम जनता के लिए बनाया गया है उसी तरह अनुसूचित जनजाति की और जाति के लिए भी अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। वो अनुच्छेद 330 और 332 के तहत बताया गया है कि अगर उसकी जनसंख्या घटेगी बढ़ेगी तो उनके सीटों का भी जनसंख्या क्या हो सकता है, घट बढ़ सकता है। और इसका निर्णय हर 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में लिखा गया है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन जो 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन का लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया। मतलब जितना इसका रिजर्वेशन था वहां आपको क्या बोले थे 2026 तक फिक्स है। और इनका जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था कि जितना % का आरक्षण होगा उसके आरक्षण में अब बदलाव कब तक नहीं किया जा सकता है, 30 तक। मतलब 2030 बीतेगा तभी वहां पर देखा जाएगा कि अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या वहां घट रही है कि बढ़ रही है, तब वहां सीट का घटने बढ़ने पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 2030 तक क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। मतलब घटेगा बढ़ेगा अब 2030 के बाद। ओ ये तो लाइन वही लिखा हुआ ना। देखिए यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है। जो शुरू से बोल रहे हैं हर 10-10 साल पर उसका
जनगणना करके बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक, आगे देखो, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में याद रखना है। क्या लिखा गया है, हम लोग मतदान करते हैं, इससे पूछा जाएगा आपसे कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा, सबसे ज्यादा मतदाना वाला लोकसभा क्षेत्र है, वो क्षेत्र का नाम क्या है, बाहरी दिल्ली जगह का नाम है। फिर बोला जाएगा सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र का नाम लक्षद्वीप। फिर उसके बाद बोला जाएगा क्षेत्रफल का दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र, तो क्षेत्रफल समझते हैं ना, एरिया का हिसाब से और इस जनसंख्या का हिसाब से। सही माई बात। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ दिया गया तो सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र कहां पर है, बाहरी दिल्ली में, और सबसे कम लक्षद्वीप में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख, और सबसे छोटा चांदनी चौक। जानते हैं ना, बहुत फेमस है, हाँ, चांदनी चौक टू चाइना, है ना चांदनी चौक बहुत फेमस है, बहुत, जिसको पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। चांदनी चौक जो है दो तरह का दिल्ली, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली जो है वो चांदनी चौक का एरिया होता है। वो आपका लाल किला जाएंगे तो उसी का जो एरिया है वो पुरानी दिल्ली में अवस्थित है, वही एरिया सब कहलाता है चांदनी चौक। अब ये तो ऑनलाइन चल रहे हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही बोल सकते हैं हम अभी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो याद रहेंगी ना। ठीक है, फिर से रिमाइंड कीजिए एकदम राउंड में, सबसे अधिक मतदाता लोकसभा क्षेत्र और सबसे छोटा लक्षद्वीप, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा चांदनी चौक। आइए, पहचान रहे हैं ना, हाँ देखिए, ये आपको पहचान रहे हैं, नेताजी हैं, सांसद में खड़े होंगे। तो जब नेताजी सांसद में खड़े होंगे तो इसे कुछ योग्यता चाहिए ना। सांसद में आप ऐसे खड़ा हो जाइएगा, 10 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा? नहीं, हमारे संविधान में प्रावधान बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर संसद का चुनाव लड़ता है तो उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अब हमारा संसद का चुनाव प्रारंभ होने वाला है, तो अपनी योग्यता देख लीजिएगा। देखिए पहले क्या कंडीशन है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका वाला भाग गया है और यहाँ चुनाव लड़ ले, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक। 25 वर्ष में एक भी दिन कम रहा, एक भी घंटा तो नहीं बन सकता है, वो संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता है वो। तो 25 साल से ज्यादा हो जाएगा तभी आप संसद का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी सरकार और किसी भी राज्य सरकार में कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब आप गवर्नमेंट जॉबो कर रहे हैं और संसद का चुनाव लड़िएगा तो नहीं होगा। ठीक है, एक को त्याग पत्र देना पड़ेगा आपको। अगर आप त्याग पत्र बोलते कि नहीं सर हम अधिकारी बन गए और सांसदों चुनाव लड़, नहीं, अधिकारी का पोस्ट से त्याग पत्र दीजिए, तब जाकर आप नॉमिनेट कर पाइएगा। इलेक्शन कमीशन को दिखाना पड़ेगा नहीं हम अधिकारी पत्र से त्यागपत्र दे दिए, अब संसद का चुनाव। किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार का हो, किसी भी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए सरकारी अधिकारी, सरकारी बाबू, अन्यथा आप संसद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सही माई बात। और वो पागलपन और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल समझते हैं ना, कि आपके पास बुद्धि होना चाहिए, मतलब उसकी बौद्धिक का विकास होना चाहिए। और दिवालिया मतलब समझते हैं कि 1 रुपया नहीं है और हम सांसद का चुनाव लग जाए, तो फॉर्म भरने के लिए भी जमानत दिया जाता है ना, उन्हें तो जमानत कहां से भरेगा, समझ में आए, प्रचार कहां से करेगा वो। तो इसीलिए उसको पागलपन, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो आपके आसपास में नहीं ना है तो जो है वो सांसद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये जो पागलपन होगा ना, तो ये जो होता है ऐसी नहीं बोल दीजिएगा पागलपन। सुन लीजिए, उसको किसी समक्ष, न्यायालय के समक्ष ये प्रमाणिकता होना चाहिए, किसी न्यायालय ने उसे ये प्रमाणित कर दिया कि पागल आदमी है, तब ही नहीं कि वो व्यक्ति बोल दिया पागल, तो नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, वो किसी जा करके वहां उसको न्यायालय से प्रूफ लाना पड़ेगा। जैसे आपको बोल देगा पागल, अरे भाई ये नहीं है, तो आप प्रमाणिकता दिखा, तब आप बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं वो पागल है, तो हमको न्यायालय से वो प्रमाणिकता लाना पड़ेगा कि एक्स नाम का व्यक्ति पागल है। अगर प्रूव कर देगा तब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा।
नहीं तो हर कोई बोल देगा वो पागल है, चलो हाँ टाइम देखने तो जा सकते हैं, हाँ टाइम नहीं देखना है, थोड़ा पैसे बहुत, क्योंकि जब भी हम एक सेक्शन लेंगे तो पूरा खत्म करते हैं, तभी छोड़ेंगे। ये बीच वाला स्टोरी नहीं कि घंटा देख लिए खत्म, पूरा एक सेक्शन खत्म होना चाहिए तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। तो समझ गए ना, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? उसकी आयु 25 वर्ष और उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या होना चाहिए? वो भारत सरकार या किसी राज्य के सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा में क्या बोला गया है? वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? तब ये बन पाएंगे, क्या बन पाएंगे? लोकसभा के सांसद बन पाएंगे, नहीं तो ये नहीं बन पाएंगे। तब बोलेंगे फिर से प्रयास करना पड़ेगा 5 साल बाद। समझ हमारी बात ना? ठीक है, पहचान के रखिएगा। चलिए अब आइए, हमने लोकसभा के जाने के लिए इसकी योग्यता। अब लोकसभा के कार्य अवधि कैसे चलती है? लोकसभा में तो सिस्टम चलेगा। तो देखिए, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। इसीलिए हर 5 वर्ष के बाद हमारा लोकसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का। लेकिन इसमें एक बात जोड़ा गया है कि अगर समस्या, अगर इस तरह के देश में आपातकालीन की स्थिति आई तो लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा? राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, आगे बताएंगे उसके बाद। तो इसीलिए ये होता, उसमें कुछ कुछ अवस्थाएं ऐसी आई थी, भी लिखा हुआ है कि राष्ट्र, ये हमारा जो कार्यकाल 5 साल से भी कम चला है देश में, ठीक। तो हाँ, ये हाँ भंग हुई है हमारी 8 बार, लगभग लिखे होंगे 8 बार भंग हुई है हमारा लोकसभा। हाँ, 5 साल से पहले भी खत्म हुआ। सपोज दैट देश में आपदा आएंगे, अभी पूरा डिटेल में जाएंगे। आपदाएं मतलब हमारे देश में आपातकालीन लग गई। तो हमारा देश में 3 तरह का आपातकालीन लगता है, ठीक है। एक वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक संवैधानिक आपातकाल। 3 तरह के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आगे पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल होता है एक। राष्ट्रीय आपातकाल कहने का मतलब अगर हमारे देश में आक्रमण हो जाए, आक्रमण कर दे कोई, तो उस समय हमारा सिस्टम अर्थ व्यर्थ हो जाएगा, तो इसीलिए कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। आर्थिक आपातकाल करने का मतलब, वित्तीय आपातकाल मतलब जैसे श्रीलंका का हाल हो गया, घोषित कर दिया कि नहीं मेरे पास कुछ पैसा कौड़ी नहीं, खत्म। श्रीलंका में ही हुआ था ना। अभी कुछ समय पाकिस्तान भी कहा था कि नहीं पैसा कौड़ी नहीं है। देख लेते हैं मंत्री बरार क्या सबका नेता लोग का घर में जा करके साबुन ये सब, स्विमिंग पूल में नहा रहा था, ले रहा था। श्रीलंका में भी देखे थे ना, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। टमाटर यहाँ 10 रुपया किलो, तो वहां 1000 रुपया किलो बिक रहा था श्रीलंका में भी, पाकिस्तान में भी वित्तीय आपातकाल ही ना हुआ कि मतलब मेरा राजकोष पूरा खाली हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है कुछ देने होने का, आपको वेतन देने का, नौकरी करने पैसा नहीं है, पेट्रोल जा रहे टंकी में तेले नहीं है। समझ आए? ये होता है वित्तीय आपातकाल। तो जब आपातकाल पढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, तो याद रखिएगा हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। जब बोल दिए थे सुन लो, एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा वित्तीय आपातकाल, तीसरा संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक मतलब कोई संविधान को पारित किया गया, आप मानने के लिए नहीं है, इसीलिए कोई जनता से राय नहीं लिया जाता है। पहले वो जितने भी मेंबर होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, कोई भी पारित किया जाता है, फिर उसके बाद जनता के बीच एनालिसिस किया जाता है, क्या हम ये सिस्टम लाएंगे तो होगा। लगा दिए थे ना मोदी जी बीच में करेंसी वाला, वित्तीय आपातकाल लगा, पूरा रातों को 500 का और 1000 का नोट बंद, स्टूडेंट लोग जो कॉपी में रखा हुआ था नोट वही खत्म। बोला हुआ बहुत सारा। अब मान लो स्टूडेंट तो पैसा बचा के रखते, कहाँ रखते हैं? कॉपी में रखते हैं। अब वो कॉपी था 10 वाला क्लास का, रखा गया उधर। फिर उसके बाद जब खोज रहे कहाँ है, तो जब उसका खत्म हो गया तो देख रहा गया वो 500 का नोट 1 रुपया का भाव में भी नहीं बिका। सही माई बात। तो इस 3 तरह के आपातकाल होते हैं। चलिए, तो हम लोग अपने पॉइंट पर लिख लेंगे। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। फिर उसके बाद बोला गया मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कल बताए थे आपको कि मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। और मंत्री परिषद के बारे में बताए थे ना, मंत्री परिषद जो होता है राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए नियुक्त किया जाता है, इसीलिए उसे मंत्री परिषद कहा जाता है। माने राष्ट्रपति के कार्य के लिए चाहिए तो इसीलिए जो मंत्री का गठन कहा जाता है उसे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बारे में पूरे डिटेल टॉपिक आगे बताएंगे। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है?
आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर मंत्री परिषद जो होंगे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, राज्यसभा के प्रति नहीं। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। मतलब प्रधानमंत्री अगर बोल दे कि नहीं लोकसभा को अब भंग करना है तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रधानमंत्री परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति उस लोकसभा को भंग कर देंगे। तो अभी तक हमारे देश में 8 बार लोकसभा को भंग किया गया है। वो 8 बार की समावधि देखिए, सबसे पहले कब किया गया था? 1970 में, फिर उसके बाद 1977 में, फिर उसके बाद 1979 में, फिर उसके बाद 1984 में, फिर उसके बाद 1989 में, फिर उसके बाद 91 में, फिर उसके बाद 1997 में और अंत में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था? तो वो कब होगा? 1970 में। अभी तक लोकसभा को कितनी बार भंग किया जा चुका है? 8 बार भंग किया चुका जगह है। अंतिम बार लोकसभा को कब भंग किया गया था? 1999 में। तो 3 क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होगा। समझ में आई बात? तो और मंत्री लोकसभा भंग करेंगे राष्ट्रपति तो किससे परामर्श लेंगे? प्रधानमंत्री से। लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर, क्योंकि लोकसभा का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। तो राष्ट्रपति ऐसे नहीं भंगे। राष्ट्रपति पूछेंगे प्रधानमंत्री से क्या लोकसभा भंग किया जाए, तो बोलेंगे ठीक है, अब कार्य अवधि पूरा हो रहा है, अब इसको भंग करके तुरंत नया लोकसभा सृजन किया जाएगा। तब और अभी सुचारू रूप से चल रहा था, क्यों भंग किया जाएगा? ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने मन से लोकसभा को नहीं भंग करेंगे, वो किससे परामर्श लेंगे? प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से परामर्श लेंगे तभी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे कितनी लोकसभा को भंग किया गया है? 8 को। पहली बार कब किया गया और अंतिम बार 99। ठीक, हाँ बोलो। सब खत्म। भांग मतलब डिसॉल्व, पूरा खत्म। तब फिर नया, तो फिर नया सब कुछ, सब नया तो सब कुछ नया। आइए देखिए उसके बाद क्या लिखा गया? आपातकाल। बताए ना आपातकाल, अभी जो बताए। तो आपातकाल लागू करने की विधि संसद की लोकसभा के कार्यावधि में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार 1 वर्ष में 1 से अधिक बार नहीं हो सकता है। और जब आपातकाल की अवस्था नहीं हो तो इसको 6 महीना के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल का तौर पर समझिए, अभी हमारा कौन सा ईस्वी चल रहा है? 2000 जाएगी तो जा सकती, जाएगी नहीं तो जाना चाहती है तो बोलो। अच्छा ठीक है, आप कम बोलिए, समझ में आ रहा? कुछ बोल रहे तो थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आएगा, धीरे 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 समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप कम बोल सकते हैं। देखिए तो कहने का मतलब, हाँ जैसे फास्टिंग में तो नहीं बोल पाएंगे ना। चलिए तो जैसे अभी 2024 समझ रहे, समझिए एग्जाम्पल। अब तो हमारा जैसे हम लोग 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रही है, होने जा रहा। अचानक हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा की स्थिति आ जाए, आप आ जाए, तो अभी तो हमारा कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता है, चुनाव तो नहीं कराया जा सकता है। तो इस अवस्था में इसके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। मतलब 2024 में चुनाव नहीं होगा, 2000। और इसका आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे होंगे कहां पर? कोरोना का समय में। कोरोना काल में जब पंचायत चुनाव झारखंड में जब हो रही थी तो चुनाव होना संभव नहीं था, तो उसकी कार्यावधि को क्या किया गया था? बढ़ा दिया गया था। तो देखिए हमारा संविधान, सोचिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब सोच के रखा हुआ है, ये क्या होगा, क्या होने वाला, क्या हो सकता है। तो इसीलिए जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो तो 1 साल में केवल 1 ही बार बढ़ सकता है, 1 वर्ष के लिए, ज्यादा नहीं कि 5 बार। तो 24 से कितना साल बढ़ा देंगे? अगर फिर भी राष्ट्रीय आपातकाल की समस्या का समाधान नहीं हुआ तब फिर 1 साल के लिए बढ़ेगा, 26। ठीक, और आपातकाल की स्थिति ना हो तो केवल कितना महीना के लिए अधिक से अधिक बढ़ेगा? 6 महीना के लिए। तो देखिए आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तारण किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग का नॉर्मल है, अभी तो कुछ नहीं है, स्थिति सामान्य स्थिति है, तो इसकी अवधि को जब बढ़ाना चाहेंगे चुनाव की अवधि को, तो अभी जैसे अप्रैल में चुनाव होने वाला है एज फॉर एग्जाम्पल, तो इसके 6 महीना और बढ़ जाएगी, ये नहीं कि 1 साल बढ़ेगा। जब हमारे देश में आपातकाल लगेगा तभी वो 1 साल के लिए बढ़ेगा। मतलब जो गवर्नमेंट चल रही है उसी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार 1 साल और काम चलेगा। लेकिन अगर आपातकाल नहीं है तो केवल 6 महीना तक के लिए ही बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम हो गया ना आपका?
तो होगा तो बताना, तब तो इसको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। तो कहने का मतलब है, तो समझ में आया, आपातकाल की स्थिति में देश की कार्यकारिणी को कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 साल के लिए। और अगर आपातकाल नहीं है तो 1 वर्ष में कितनी बार? 6 महीने के लिए। समझ में आई बात? नीचे में वही लिखा हुआ है, देखिए 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा था। तो देखिए फर्स्ट आपातकाल आपको बताया गया था ना 1970 1977, तो 76 में आया होगा तभी बढ़ाया 77 के लिए 1 बार। तो वही चीज आपको बोला गया था, हमारे देश में 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्य 2 बार 1 साल के लिए बढ़ा था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो डेट याद रखिए, कौन सा ईस्वी था? 1900। देख आंखों बंद करके बोल रही है, आंख बंद के दिखाई देगा कुछ? अच्छा याद होता है, चलो ठीक। अच्छा घर में जब देखती है मेरे यूट्यूब पर जाता है तो कोई देखे थे? उसी से याद हुआ था। तो इसीलिए तो इतना संसाधन दे दिए कि खानो बनाओ, रोटी भी बेल रहे तो वहां लगा हुआ चल रहा काम। हाँ सोए में बेड पर, लड़का लोग तो बेड पर पढ़े का आदत है, ऐसे लगा देगा कौन सी सिनेमा हॉल का तरह। हाँ ऊपर रहना चाहिए किताब का ऊपर, और या ये पढ़ने वाला छोटा टेबल रख दिया, तकिया पीछे रहना जरूरी है, किताब पढ़ा बिना तकिया का नहीं होगा। हाँ ठीक चल रहा है। साउंड डिस्टर्बेंस, एंगल खराब हो रहा है, ये एंगल से नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ एंगल देख देख के पढ़ने का विद्यार्थी के ज्यादा है ना। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट बार जो होता है हमारा जो लोकसभा का कार्यकारी कब बढ़ाया गया था? 1976 में। और आपको बता दिए कि राष्ट्र आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष में कितना समय के लिए? 1 साल के लिए बढ़ सकता है, और नहीं आपातकाल नॉर्मल समय है तो 6 महीने के लिए बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। यही रोक दे, हाँ उड़ने लग गया, घूम रहा दिमाग। हाँ बोलो कितना लोगों का घूम रहा, तो रोक देंगे क्योंकि एपिसोड तो है। चलिए यार, तो ज्यादा हो जा रहा, अरे बोलेगा तब तो ज्यादा हो जा रहा, ज्यादा हो जा रहा। अच्छा चलिए आपातकाल तक रहेगा, याद रहेगा ना? ठीक है,